हेलो राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं, क्या हाल भाई? बढ़िया, जोरदार, शानदार। पढ़ाई चल रही है जबरदस्त। मास्टर पढ़ा रहा है जबरदस्त। हाँ सर, तो आगे बढ़ जाएं क्या? तो अपना लेक्चर चल रहा था किसका? सेंटर ऑफ मास का सेकंड लेक्चर। लास्ट टर्न पे मैंने आपको थोड़ा सा पावर के बारे में बताया था, फिर सेंटर ऑफ मास क्यों जरूरी है ये बताया था। याद है? भूल गए हो कि भैया F बराबर ma लिखो, जो बॉडी चल रही हो, घूम रही हो, उसमें a किस पॉइंट का? अरे सर सेंटर ऑफ मास का। अगर उसका मोमेंटम लिखना हो तो mv में v किसका? अरे सर सेंटर ऑफ मास का। अगर कोई बॉडी घूम भी रही हो, चल भी रही हो, तो उसको एनालाइज करना कब आसान होता है? जब हम सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाते हैं तो उसके मोशन को दो हिस्से में तोड़ देते हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और एक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा सर, ये कहानी हालांकि अपनी आगे आने वाली है, पर मैंने आपको यह समझाया था कि भाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको क्यों आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हो, बेसिकली क्या जरूरत है उसकी, उसको मैंने आपको यूज बताया। फिर मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया कि भाई आर वेक्टर सीओएम इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। रिवीजन कर रहा हूं, फटाफट ध्यान से सुनो। अगर r1 वेक्टर को लिख लें xc i कैप प्लस yc j कैप प्लस zc k कैप, तो क्या xc yc zc के फॉर्मूले आ गए थे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। यस और नो? हां सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर दो पार्टिकल सिस्टम ले लिया जाए तो उनका सेंटर ऑफ मास, एक m1 मास एक m2 मास, उनके बीच की दूरी अगर r है तो m1 से जो सेंटर मास की दूरी होगी वो होगी m2r अपॉन m1 प्लस m2। याद है कि भूल गए हो? कुछ सवाल कराए थे अपने कोऑर्डिनेट लेकर, ये भी बताया था कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास उन्हीं की लाइन ज्वाइनिंग पे लाई करेगा। इसी कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। ओके सर, बढ़ा दीजिए सर कहानी को आगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके चलो भाई, अब क्या करें? आगे चलते हैं। करना क्या है अब अपन? धीरे धीरे आज का लेक्चर थोड़ा है ना मैथ्स से इन्वॉल्व होगा, घबराना मत। ये वो मैथ्स है जो आपको पूरी फिजिक्स के लिए जरूरी है, इसलिए बिल्कुल घबराने की और शर्माने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, चश्मा थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, मास्टर का चश्मा थोड़ा गंदा हो रहा है। ओके, तुम मेरे को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हो। ओहो हो, अब देखो जोरदार दिखाई दे रहे हो। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? आगे चलते हैं। जो मैं लास्ट टाइम करा था टू पार्टिकल सिस्टम, उसके कुछ अलग टाइप के सवाल भी होते हैं। कैसे? उनसे चालू करते हैं। देख ध्यान से, ध्यान से देखो, आ जाओ। ओहो, फिर अभी सेंटर मास ही चलता रहेगा, आपको चेंज होने वाला नहीं है, परेशान नहीं होना एकदम। If the particle of mass 4 kg is shifted by 5 मीटर towards right, then by what distance the particle? ऐसा समझो कि 2 किलो और 4 किलो पार्टिकल। सवाल समझाता हूं मैं आपको। मान लो कि 2 किलो और 4 किलो पार्टिकल कुछ दूरी पर है, हमें नहीं पता वो दूरी क्या है, पर कुछ दूरी पर है। देन बाय व्हाट डिस्टेंस? अब उसने बोला कि अगर मैं 4 किलो को 5 मीटर राइट हिला दूं, बाय व्हाट डिस्टेंस द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg शुड बी शिफ्टेड सो दैट द सेंटर ऑफ मास फॉर द गिवन सिस्टम विल रिमेन इन इनिशियल पोजीशन। मान लो कि इनका सेंटर ऑफ मास पहले यहां कहीं था, हमने क्या करा, इसको हिला दिया कितना? 5 मीटर। तो बताओ 2 kg को कितना हिलाऊं? सवाल क्या है? 2 kg को कितना हिलाऊं कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे? अच्छा, कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे। ओ हो। लॉजिकली सोचो, खुद तुम समझ के सोचो, 2 kg को किधर हिलाना पड़ेगा? लेफ्ट की राइट? बोलो भाई, लेफ्ट की राइट? सर लेफ्ट। हां सर। बोलो क्लियर है क्या? हां सर। पर कितना? इतना हिलाओ 2 किलो को कि सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क ना पड़े। अच्छा सर, ये बात हमें समझ में आई। इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, बढ़िया 1-2 तरीके से समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसको यूज देना जो मैं कह रहा हूं। क्या समझना? जैसे याद करो, ये m1 था, ये m2 था, ठीक? ध्यान से देखो तो ये सेंटर ऑफ मास था। ध्यान से देखो कि अगर ये दूरी r थी तो ध्यान दो ये दूरी कितनी आई थी? ये दूरी आई थी m2r अपॉन m1 प्लस m2। यस और नो? और ये दूरी कितनी थी? m1r अपॉन m1 प्लस m2। हाँ सर, ये बात समझ आती है। मान लो ये दूरी x1 थी और ये दूरी x2 थी, तो ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है। हाँ सर। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो इस केस के लिए एक चीज वैलिड है, m1 x1 बराबर m2 x2। हाँ सर, m1 x1 बराबर m2 x2। यस सर, बात बिल्कुल क्लियर है। हाँ, इस सवाल को मैं बताता हूं 2 तरीके से, ध्यान समझना अच्छे से।
क्या ये m1x1 बराबर m2x2 की कहानी समझ, ये थोड़ा सा दिमाग में सेट भी रहे तो कोई बुराई नहीं। जो हमने पहले पढ़ा था उसकी एक नई चीज और बताई, क्या m1x1 बराबर m2x2। ओके सर, ये ध्यान रखना अच्छे से कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम है और उसके सेंटर ऑफ मास से दूरी x1 x2 है तो लिखा जाएगा m1x1 बराबर m2x2। हाँ सर समझ आ रहा है सर, देखो m1x1 बराबर m2x2। हाँ सर ठीक, और x1 x2 क्या होता है वो भी हम जानते हैं। ठीक सर, अब अगर तुम और ध्यान से देखो तो इस सवाल को अच्छे से समझना, क्या बात क्लियर है एकदम। अब मैं इस सवाल को दो तरीके से करके बताऊंगा, एक पहले लॉजिकली थोड़ा लंबा, बट फिर छोटा सा मैथ से कर देंगे। अच्छा पक्का, अरे यहां तक समझ आ गया? हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया, ये बात क्लियर है। अब देखो, अब देखो ये चला 5 मीटर, ठीक। ओहो हो, अच्छा अब ये कितना चला देखते हैं। चलो पहले मैं आपको सिंपल सी कहानी बताता हूं। अब देखो समझो, ये उतार लिया, ये m1x1 बराबर m2x2 वाली कहानी उतार ली। हाँ सर उतार लिया, इसको समझना अच्छे से, ठीक। अब देख, मान लो कि पहले ये दूरी x2 थी और ये दूरी x1 थी, तो क्या 2x1 इक्वल टू 4x2 थी। मान लो कि हम 2 kg को x पीछे ले आए, हमें लॉजिकली समझ आ रहा है। अगर हम गलत डायरेक्शन में भी ले लेंगे तब भी वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, पर हमें लॉजिकली समझ में आ रहा है। तो मान लो x ले आए, क्या हमें x ही निकालना है। 4 kg कितना आगे ले गए, 5 मीटर, पर सेंटर ऑफ मास वहीं रहा। अब सोचो नया x2 डैश कितना हो गया, 5 x2 प्लस 5, और नया x1 डैश क्या हो गया, x प्लस x1। हां सर, अभी भी क्या रिलेशन वैलिड होगा इस तरीके का, क्या ध्यान से समझना। 2 इंटू एक्स प्लस x1 इक्वल टू 4 इंटू x2 प्लस 5। हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल सही सर, m1x1 बराबर m2x2 सही चल रहा है सर बिल्कुल। ओके अब देखो, तो इसे लिखेंगे 2x प्लस 2x1 इक्वल टू 4x2 प्लस 20। इसने इसको मार दिया, कट जाएगा, परेशान मत हो सर, x1 x2 वेरिएबल ले लिए, कट गया देख। हो तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई सर, x की वैल्यू आई 10 मीटर। हो यानी कि क्या 2 kg को 10 मीटर पीछे ले जाना पड़ेगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। क्या ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया है, फर्स्ट मेथड। ओके अब ध्यान से सुनो, क्या ध्यान से सुने सर, अच्छे से समझते हैं। मान लें, क्या माने समझें, कि अगर मैं अपनी इक्वेशन को लिखूं तो XCOM, कहीं पे भी ओरिजिन मान लो, तो XCOM क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। मैं x1 x2 ओरिजिन से मानता हूं, हाँ बिल्कुल मानते हैं, कहीं पे भी मान लो आप तो ओरिजिन, कि x1 ये x1 x2 अलग है, ये जो भी पहले सवाल में माने थे वो सेंटर ऑफ मास से दूरी मानी। हम तो कहीं से भी माने, क्या कोऑर्डिनेट ओरिजिन कहीं पे भी माने कि x1 x2 कहीं पे भी मान उसके x कोऑर्डिनेट होंगे। हाँ सर बिल्कुल सही सर, ठीक हमने ऐसा मान लिया। अब लॉजिकली समझो, मैथ से बता रहा हूं सेकंड मेथड, और ये छोटा होगा और मैं आपसे बोलूंगा हमेशा इसी से करना। ऊपर वाला तो फील वाला था, कौन सा वाला, फील वाला। शॉर्ट ट्रिक है छोटे वाले की, पर फील करें उसको भी, फील वाला सीख जाओगे तो शॉर्ट ट्रिक में और मजा आएगा। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ध्यान से सुनो। m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके यस सर, बहुत बढ़िया सर, क्या करें, कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अगर आप सोचो कि अगर इस सवाल में सोचें तो जब अपन पार्टिकल्स को हिलाएंगे तो कौन चेंज होगा, x1 चेंज होगा, x2 भी चेंज होगा, पर xc चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर इस रिलेशन में देखो कि जब आप मान लीजिए 4 kg को हिलाते हो तो 2 kg को भी हिलाओगे, कितना हिलाओगे अलग बात है, पर जब आप हिला रहे हो तो x1 चेंज हो रहा है, x2 चेंज हो रहा है, पर xc चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि सवाल में बोला है कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा। ओके बात सर आपकी बिल्कुल सही है। क्यों ना इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करें। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो चीजें जो कांस्टेंट हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, नहीं सर, तो वो 0 में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई करोगे, m1 प्लस m2 तो पहले से कांस्टेंट है, वो भी 0।
m1 कांस्टेंट, क्या x1 चेंज हो रहा है? यस, उसे लिख लो dx1, m2 इंटू dx2। समझ में आया? डिफरेंशिएट करते ही आ गया। हां सर, dx1 क्या है? चेंज इन x1 एंड dx2 क्या है? चेंज इन x2। मान लो कि मैं m1 मान लू 4 kg को, तो 4 kg में कितना चेंज हुआ? राइट की तरफ +5। m2 2 kg, उसमें कितना चेंज हुआ वो तो निकालना है। तो dx2 की वैल्यू कितनी है? 4 5 20/2 10 -10। माइनस मींस व्हाट? अरे माइनस मींस व्हाट? अगर आपने 5 को पॉजिटिव माना है तो माइनस का मतलब ये। हां, अरे डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ गया। खट से रिलेशन को डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट आंसर। ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, डायरेक्ट अगर फील आती है तो। पर ऊपर वाला मेथड फील वाला है, पर क्या छोटा नीचे वाला है? हां, खड़ाक से आंसर आएगा। x1 x2 मानने की जरूरत ही नहीं है ना। अपन बेसिकली करा क्या? अगर सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है तो m इंटू चेंज इन m1 इंटू चेंज इन m1 प्लस m2 इंटू चेंज इन m2, खत्म। आंसर इक्वल टू 0। यस और नो? यस सर। बात आपकी समझ आई? बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ये 2 पार्टिकल सिस्टम में सवाल आते हैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका? हां सर, समझ तो आया सर। क्या ऐसा एक और सवाल दे दूंगा, कर लोगे? -10, -10 का मतलब समझे? हाँ सर समझ गए। अब देखो, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग अपर लेवल का हो गया। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखो कैसे। ओहो, एक और बिल्कुल उसी टाइप का करो, पर अब सही करना, सब लोग एक लाइन में कर देंगे, गड़बड़ मत करना। कैसे? ध्यान से सुनो, आ जाओ मेरे लालों। मान लो कि एक पार्टिकल यहां पर है, मान लो 1 kg, एक यहां पर है 3 kg। बोलो क्लियर? अगर हम 1 kg, अगर हम 3 kg को 2 मीटर शिफ्ट करें, बाय व्हाट डिस्टेंस? ओरली करना है इसको। बाय व्हाट डिस्टेंस 1 kg शुड बी शिफ्टेड सो दैट सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, या सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्ट? बताओ, अगर हम 3 kg को 2 मीटर से शिफ्ट कर दें तो बताओ 1 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे? ऐसे ही कर दो ओरली, अभी जैसे सिखाया, फटाक से कर सकते हो तुम लोग। बोलो, अरे बोलो, अरे बोल दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, बोल दो। अरे हाँ हाँ, अरे बोलो। और सर ने क्या बताया था? 0 बराबर 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू जो शिफ्ट हुआ x, मान लो उसको, x की वैल्यू -6 मीटर। माइनस का मतलब पीछे। आंसर बोलो, कैसे शिफ्टिंग वाला सवाल आएगा, कर लोगे क्या? अरे बोलो, ऐसे शिफ्टिंग वाला सवाल आएगा, कर लोगे क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का? अरे शर्मा तो नहीं रहे हो? नो सर, नहीं शर्मा रहे हैं। 6 मीटर सेंटर ऑफ मास, 2 मीटर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? हो गया ऐसा सवाल, थोड़ा सा अपर वेराइटी का। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा क्या? सवाल कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। पक्का? हाँ सर। क्या मैं ऐसे बहुत सारे सवाल बना सकता हूं? हाँ, इसमें है क्या, है ना? थोड़ा अच्छा करते हैं। अब क्या करेंगे, देखो अगला सवाल। जाओ पहले इंक हटा दें, इंक हटा दें। देखो भाई, if the particle of mass 4 kg is shifted by 4 meter towards right, then by what distance the particle of mass 2 kg should be shifted so that the center of mass will shift by 1 meter towards right? 1 meter towards right. क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अच्छा, if the particle of mass 4 kg shifted by 4 meter towards right, then by what distance the particle of mass 2 kg should be shifted so that the center of mass will shift by 1 meter towards right? मतलब अपन ने किसको शिफ्ट कर दिया? अब
सेंटर ऑफ मास को भी शिफ्ट कर दिया 1 मीटर, बताओ 4 kg में शिफ्टेड बाय 4 मीटर। और अपन ने बताओ 2 kg को कैसे शिफ्ट करूं कि सेंटर ऑफ मास भी 1 मीटर से शिफ्ट हो जाए, किधर, राइट की तरफ। ओके, अब देख ऐसा सवाल कैसे करते हैं, एक ही कराऊंगा दूसरा नहीं कराऊंगा, समझना। पता है कहां से आएगा ये, याद है एक्स सी पढ़ा था अपन ने, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बता इसमें कौन कौन चेंज हो रहा है, क्या सेंटर मास चेंज हो रहा है, हाँ, क्या x1 चेंज हो रहा है, हाँ, क्या x2 चेंज हो रहा है, सोच। m1 प्लस m2 इंटू एक्स सी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। बोलो क्लियर, यस सर। m1 प्लस m2 इंटू एक्सी, एक्सी m1 प्लस m2 इंटू एक्सी, इसे डिफरेंशिएट करो, m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट है, तो m1 प्लस m2 इंटू dxc इक्वल टू m1 dx1 प्लस m2 dx2। ओके, m1 प्लस m2 कितना है, 4 और 2 6, सेंटर मास कितना हिलाया 1 राइट में यानी कि पॉजिटिव, m1 4 किलो, उसको कितना हिलाया 4 मीटर राइट में, प्लस m2 2 किलो, उसको कितना हिलाया वो तो निकालना है। 6 माइनस 16, 6 माइनस 16 इज माइनस 10/2 यानी कि dx2 इज माइनस 10/2 इज माइनस 5 मीटर, इज माइनस 5 मीटर। अरे हाँ ना तो बोलो, हो देखा आंसर आ रहा है क्या अपना, हो इसको इतना हिलाया, सेंटर ऑफ मास ऐसे हिला 1 मीटर, तो एक्स अपने को निकालना है। देखो देखो देखो, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, माइनस 5 मीटर, क्या मैं एक ही लाइन में ले आया? अरे हाँ सर, क्या मेरी बात समझ आई है? अरे बोलो राम लालो श्याम लालो सुंदर कन्याओं, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्की बात, हाँ भाई, अरे पक्का, अरे गारंटीड, हाँ सर, क्लियर है एकदम। तो 2 किलो 4 किलो क्लियर एकदम, हम लोग क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। तो x इक्वल टू माइनस 5 मीटर, x इक्वल टू माइनस 5 मीटर, बहुत बढ़िया साहब, आनंद आ गया, मजा आ गया। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात अपने को समझ आ गई अच्छे से। क्या ऐसे सवाल अगर शिफ्ट करा देंगे ओरिजिन को तब भी क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर 2 पार्टिकल हो, उनका सेंटर मास रेस्ट पे रहे और एक को हिलाओ तो दूसरा कितना हिलेगा बता सकते हैं? अगर दोनों एक को हिलाओ और सेंटर मास भी हिले तो दूसरे को कितना हिलाना पड़ेगा, क्या सवाल कर सकते हैं? हाँ सर, मैथ्स से बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है। अगर आप बेसिक प्रोसीजर से चलोगे तो थोड़ी x1 x2 थोड़े वेरिएबल ज्यादा मानने पड़ेंगे जो कट जाएंगे, पर प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। मैथ्स वाली शॉर्ट ट्रिक से काम कर लो, रिलेशन को डिफरेंशिएट कर लो, देख लो कौन वेरी कर रहा है, जो वेरी कर रहा है वो आ गया अपने आप आंसर। यस और नो? यस सर, आ जाओ। देखो द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स, बिल्कुल पुराने वाले फॉर्मूले पे, ये फॉर्मेट खत्म हो गई, अब सेंटर मास हिलने हिलाने वाली या रेस्ट पे रहने वाली। सिंपल सवाल, द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 1 kg 2 kg 3 kg आर इतना r1 r2 r3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। इससे आसान सवाल नहीं पूछ सकता हूं, करके बता दो फटाफट, गलत मत करना, कसम उड़ान चलने की गलत कर दिया तो। ये फॉर्मूला सिर्फ लगाना है, r1 rc इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूं, मेरी तरफ मत देखो, मैं भी तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं, आंसर मैच होना चाहिए। m1 कितना 1 है, i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप प्लस m2 कितना है 2, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। m3 कितना है 3, 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना 1 2 3 6 i 1 2 6 8i नहीं 9i 4 6 3 3j 1 3 माइनस 3 k कैप अपॉन 6, 3 से मार लो 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन 2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखना मास्टर ने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी। अरे देखो भाई, तुमने भी यही करा था क्या? अरे सिंपल फॉर्मूला ही तो लगाना है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, देखा आ गया क्या आंसर? अरे आंसर तो
हो 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अपॉन 2, यानी कि जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। हाँ सर, बात तो सर आपकी समझ आ गई, बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, आ जाओ भाई। अब पता है ट्राइंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, क्यूब, इस तरह के सवाल करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको करना है। If three identical balls of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A as shown in the figure, find out the center of mass। यार जानते होंगे वैसे सेंट्रोइड टाइप की चीज, पर फिर भी बताओ, अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स पे मास m m m m रखा हुआ है, बताइए उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बता सकते हो तुम। और अगर बेसिक से चलना है तो कैसे करो मैं बताता हूं। इसे मानो ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट हो गया a,0, हुआ कि नहीं हुआ? इसका कोऑर्डिनेट बताओ सब लोग, इसका कोऑर्डिनेट बताओ सब लोग, ध्यान से देखो। अगर परफेक्ट ट्राइंगल है तो एक जगह ओरिजिन मान लो, हाँ, एक जगह a,0 मान लो, हाँ। ओरिजिन ऐसी जगह मानना चाहिए ताकि सवाल आसानी से हो, इसलिए मैंने एक पार्टिकल पर ही ओरिजिन मान लिया। जब भी अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो ओरिजिन बुद्धिमता से लगाना है, अगर आपको XC YC ZC निकालना है। ओ हो, हाँ सर, कॉमन सेंस की तो बात है। ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो, ये एंगल कितना होता है 60, ये cos 60 क्या a/2 होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। और ये कितना होता है? ये होता है a sin 60, a sin 60 का मतलब √3 a/2, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट कितना हुआ? इसका कोऑर्डिनेट हुआ a/2 √3 a/2, a/2 √3 a/2, a/2 √3 a/2। ओके, यस सर, गॉट योर पॉइंट। क्लियर, अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, ये बात अपने को समझ आ गई। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? अब कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा था एक्सिस m1 x1 m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a/2 अपॉन 3m। ओके, यानी कि ध्यान से देखो तो 3a/2 अपॉन 3 ma प्लस ma/2 कितना? 3ma/2। m ने m को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, a/2। वैसे इस क्या मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास में कॉमन सेंस से भी लिख सकता था। सोच, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, नीचे वाले दोनों सेंटर का सेंटर ऑफ मास यही होगा। तो इसका और इसका, यानी कि इस mm को, इन दोनों m को क्या यहां 2m लगा सकता हूं? हाँ सर, हाँ, बोलो क्लियर? चलो मैं आपको पहले ना नॉर्मल तरीके से सिखाता हूं, फिर कॉमन सेंस से भी सिखा दूंगा। आप पहले नॉर्मल तरीके से सीखो, जो अपने को आना चाहिए, फिर तेरा दिमाग चलने लगे तो कॉमन सेंस से कर लेना। सुनना, a/2, ठीक। YC क्या है सर? लिखो m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस, बेसिक से चलते हैं पहले, m इंटू √3 a/2 अपॉन 3m। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं, सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ सर, बोलो पक्का? हाँ सर, इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो m इंटू 0 अपने सब सही लिखा है ना, ये m इंटू ये 0,0, ये m a,0, ये कोऑर्डिनेट a cos 60 यानी कि a/2, ये वाला y कोऑर्डिनेट अपना कितना हुआ? हाँ सही है सर, a sin 60 यानी कि √3 a/2। तो yc की वैल्यू कितनी आई? yc की वैल्यू आई, ओ हो 0 0 m √3 a/2, ये हो गया। तो अपना कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा? नहीं, सब सही चल रहा है। m ने m को मार दिया, ये कितना हो गया? √3 a/2/3, यानी कि a/2 √3। हाँ सर, सही है सर, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। तो क्या आया? देखो मैंने गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं। कोऑर्डिनेट क्या आया? कोऑर्डिनेट आया भाई a/2, a/2 √3। देखना कैलकुलेशन को मिस्टेक तो नहीं कर रहा मास्टर? नहीं, आंसर आ गया बेसिक से। कोई बोला सर मैं तो थोड़ा और कॉमन सेंस से करना चाहता हूं। कर देख, मैं बताता हूं कैसे। ये समझ में आ गया, a/2, a/2 √3। अब आज का लेक्चर ऑलमोस्ट पूरा, इनफैक्ट अगला भी थोड़ा सा लेक्चर प्योर मैथ्स के साथ अटैच होगा, इसलिए बेसिक मैथ्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। और जो इसके साथ में इंटीग्रेशन वाली मैथ्स भी जोड़ूंगा वो भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के लिए वो बेसिक जरूरी है। आपको लगेगा सर हम क्यों इसमें पढ़ रहे हैं, पर पढ़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? अब कंसेप्चुअल वाले सवाल बहुत, तो अब 1-1.5 लेक्चर बाद ही आएंगे, वो अलग कहानी होगी। मोमेंटम कंजर्वेशन, ये कंजर्वेशन पहले ये करना है। क्या मेरी बात क्लियर? हाँ सर। अच्छा देखो, a/2, a/2 √3। देखो भाई, अच्छा ये तो दूसरा एग्जांपल आ गया है। मैं इसी पे का एक छोटा तरीका और बताता हूं। देखो एक और तरीका बताऊं, कॉमन सेंस वाला। ये उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या?
अरे उतार लिया क्या, फर्स्ट मेथड बेसिक। कोई बोले सर मेरे को तो ये नहीं करना, मैं तो कॉमन सेंस से करूंगा, बताता हूं कैसे, देख तेरे को जैसा अच्छा लगे, प्रैक्टिस के साथ आता है वो। इरेज ऑलिंग, ध्यान से सुनना, सवाल को फिर नए तरीके से पढ़ते हैं। सेकंड मेथड, कोई बोले अच्छा इस m और m का सेंटर ऑफ मास यहां ले सकते हैं, बिल्कुल सेंटर पे 2m, ठीक है, ओके ओके। तो सोचो क्या दिस सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड टू m मास एंड 2m मास? यस सर। अच्छा ये दूरी कितनी है, a cos 60? यस सर, बिल्कुल सही सर। हाँ सर, ओरिजिन अपना यहां था। ये दूरी कितनी, a/2? हाँ सर। तो x तो वैसे ही a/2 आ चुका। क्या इन दोनों, ये m और ये कितना हो गया, 2m, ठीक है, ये हो गया 2m, है ना। अच्छा ये m और ये 2m, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब ध्यान से सुने मेरी बात। ये दूरी कितनी सर, a sin 30, सॉरी a sin 60, यानी कि √3a/2, ओके। अरे तो टू पार्टिकल सिस्टम है, क्या सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा, क्या 2m के पास लाई करेगा, क्या ये दूरी होती है m1r, m1 कितना हो, सॉरी अगर ये 2m को m1 मान लो तो m2 हो गया, तो लिखा गया m2r, यानी कि m इंटू r कितना, √3a/2 अपॉन क्या होता है टोटल मास कितना, 3m, m ने m को मार दिया a/2 √3। ओ हो, तो कोऑर्डिनेट फिर आ गया a/2 a/2 √3। इसमें ओरिजिन माने बिना ही अपन ने आंसर कर लिया, या जैसे आपको मानना हो कि भैया कहां पर होता है सेंटर ऑफ मास, लो तो आपको जैसे अच्छा लगे। बेसिक क्या है, ढंग की जगह ओरिजिन मानो, सभी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिखो, ढंग की जगह ओरिजिन मानो, सभी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिखो और फॉर्मूला लगा दो। यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और वी कैन से वी गेट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर, क्रिस्टल क्लियर है सर। ओ हो, मजा आया सर, बढ़िया चल रहा है सर, बोलो क्लियर। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का, यस सर, गॉट योर पॉइंट, क्लैरिटी है सर। चलो एक और करते हैं, तो आंसर तो आ ही गया, तो पहले भी आ गया, तो दो तरीके से बता दिया हमने। अब तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे करना। If 4 particles of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg are placed at the 4 vertices of a square of side 1 meter as shown in the figure, find the center of mass of the, ये मैं फटाफट बताता हूं। यहाँ पे ओरिजिन मान लो सब लोग, ये x मान लो और ये y मान लो, फटाफट कोऑर्डिनेट लिखो। ओरिजिन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ढंग की जगह मानना चाहिए, अगर ऐसे सवालों में है तो एक पर मान लेना चाहिए, मैंने इसलिए माना। अगर तुम सब लोग अलग अलग ओरिजिन मान लोगे तो सबका आंसर कोऑर्डिनेट का अलग अलग आएगा, पर लोकेशन सबकी एक ही होगी अगर सही करा होगा तो। पर मैंने ओरिजिन इसलिए मान लिया ताकि आप सबका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम आए। फटाफट कर दो, कसम उड़ान चल लेगी, कर दो फटाफट, दिमाग खुला रखो, अब आगे बढ़ते रहो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। अरे बताओ बताओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, अरे बता दो भाई, अरे शर्माओ मत भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? अरे हाँ हाँ, अरे वाह वाह, पक्का, अरे हो गया, अरे सोच लो। हाँ सर, तो ये एक्स और ये वाई, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ मत करो, ध्यान से सुनो। आ जाओ, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट 1,0, इसका कोऑर्डिनेट 1,1, इसका कोऑर्डिनेट 0,1। फॉर्मूला लगाएं, xc 4 × 0 3 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 0 अपॉन टोटल मास 4 3 7 3 10 10, यानी कि 3 + 2 5, 5/2 यानी कि हाफ। YC 4 × 0 3 × 0 2 × 1 1 × 1 by 10 3/10 मीटर। कोऑर्डिनेट 1/2, 3/10, 1/2, 3/10। प्योर मैथ्स, प्योर मैथ्स। मैथ्स भी क्या है, कॉमन सेंस में क्या है यार। पर ऐसे सवाल आ सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं भाई, बेसिक है, आना चाहिए। ओके आंसर देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मास्टर ने। 0.5/0.3 कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 3/10, हाँ 0.3 बिल्कुल सही। तो 0.5/0.3 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल
सही है। कई लोग कंफ्यूज, सर अपना तो 3/10 आया था। भैया 3/10 0.3 है, दिमाग चलाओ। हाँ सर, फटाफट फटाफट थोड़े सवाल करते हैं, भाजो, प्रैक्टिस है प्योर, है ना, ज्यादा वैरायटी कराता हूं। एग्जाम्पल, ओ हो क्यूब ले लिया, ओ हो देखो। अब पहले ना ओरिजिन कहां मान रखा है ये भी आपको बता रखा है, सब जगह mm 2m है। सवाल को पढ़ो, सेंटर मास कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे है भाई, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। करके बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर, बिल्कुल बोलेंगे सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। वाह वाह सर। चलो भाई, ये 0,0,0 पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये 1,0,0, ये 1,1,0, ये 0,1,0, ये 0,1,1। कोऑर्डिनेट लिखने नहीं आते तुम्हें, बहुत बार सिखा चुका हूं। ये ए दिया हुआ है ना, तो ए लिख लो इसको, कोई बात नहीं। 1 ए को 1 ले लो, अभी अपने आप रिप्लेस कर देंगे। ए को 1 ले लो, या चलो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, जो सवाल दिया है वैसे ही करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितना भाई, ये तो 0,0 हो गया, ये हो गया A,0,0, ये कितना हुआ A,A,0, 0,A,0, ये हुआ 0,0, ये हुआ 0 A,0, ये हुआ A,A,A। ओके, क्या XC YC ZC लिख सकते हो? प्योर मैच, मैं भी लिखूं तुम भी लिखो, लिखते चलो रे, सबके आंसर मैच होने चाहिए। XC, ओ हो XC, पहला M × 0, 8 टर्म आएंगी। M × 0 पहला 0, दूसरा MA। मैं इसको नंबरिंग कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। देखो समझो, ऐसे इस सीक्वेंस में लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी सीक्वेंस में लिखूंगा। तो 1 0 आएगा M × 0, 2 MA, 3 MA, 4 0 5 0 6 MA, 7 MA, 8 0। अच्छा समझन, कुछ गलती करी मैंने, देख समझ। ये जो M है ना लास्ट वाला, कौन सा, फिर से चलते हैं एक बार। फर्स्ट 0, सेकंड 0, सॉरी सेकंड MA, थर्ड MA, फोर्थ 0, फिफ्थ 0, सिक्स्थ 2 MA, 2 MA, अच्छा, सेवंथ 2 MA, एट्थ 0, टोटल मास 2M 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 2M, 8M और 4M 12M। M ने M को मार दिया। अरे हाँ सर, M ने M को मार दिया। अगर M ने M को मार दिया तो बचा कितना, ध्यान से देख, 2 2 4 5 6, 6A/12, यानी कि कितना, ध्यान से समझो, A/2। हो, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो A/2 आ गया। ध्यान से सुने, YC, फिर प्योर मैथ्स आ जाओ। 1 0 2, मैं सब सही तो कर रहा हूं ना, गड़बड़ तो नहीं करी, नहीं। 2 0 3 MA, 3 MA, 4 MA, 5 2 MA, 6 2 MA, हाँ, 7 0 8 0/12M। देखना मास्टर को गलती नहीं करे, टिक 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 टिक। फिर से 6M 2 2 4 5 6, 6M A/12, यानी कि A/2, यानी कि x और y दोनों A/2। हो, सही है, सही है, सही है। ZC 1 0 2 0 3 0 4 0 5 2 MA, 6 2 MA, 7 2 MA,
8 2ma बाई 12m। 1 2 3 4 खत्म। ये कितना हो गया? ये हो गया 2 2 4 4 2 8, सॉरी 4 2 8 क्या, 8/12। 8/12 का मतलब 4 से काटो तो 3a/4। तो a/2 a/2 3a/4 is the coordinate of center of mass। क्या सर मैं इसे कॉमन सेंस से भी कर सकता था? ध्यान से सोचता तो कर सकता था। पहले बता तुझे बेसिक मेथड आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? बेसिक मेथड आया कि नहीं? बिल्कुल आया सर। बोलो बेसिक मेथड आया कि नहीं? बिल्कुल आया सर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, गड़बड़ तो नहीं करी मास्टर ने? ओ हो 2a/3 मेरा 3a/4 कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? एक मिनट रुक जाओ। इन्होंने आंसर क्या दे रखा है? इन्होंने आंसर दे रखा है 2a/3, जेड कोऑर्डिनेट इज 2a/3 और मेरा कितना आ रहा है? 3a/4। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? एक मिनट रुक जाओ। सही तो कर रहा हूँ। अच्छा 4 सही तो है। 2a/3 तो आएगा रामलालो। ऊपर आएगा 8a/12, 4 से मारोगे तो 2a/3 तो आएगा। हे भगवान, अरे बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। तो आंसर तो अपना आ गया भाई। अब सोच, आंसर आ गया अपना कितना? a/2 a/2 2a/3। आंसर मैच कर गया सर, बहुत सुंदर। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, ध्यान से सोच। क्या अपन इसको कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे? क्या अपन इसको कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देख ध्यान से समझना। तो अगर ध्यान से देख तो इस क्यूब के 2 हिस्से हैं, एक पीछे और एक आगे, है ना? इस क्यूब के 2 हिस्से हैं, एक पीछे और एक आगे। ध्यान समझ, पीछे वाला जो चौकोर हिस्सा है, स्क्वायर है, उसमें सब पे mm है। पीछे वाले को देख, सिर्फ पीछे वाला फील करा रहा हूं। चारों mm। तेरे को नहीं लगता इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां होगा 4m और ये होगा a/2 a/2 0 पर? लॉजिकली सोच, पीछे वाले फेस का। हाँ सर। ऐसे 2m का सोच, z एक्सिस पे सोच। इसको है ना, इस पूरे क्यूब को ऐसे के बजाय ऐसे घुमा ले, देख। हाँ तो z एक्सिस ऐसे आ जाएगी। हाँ अब सोच, लॉजिकली समझ, ऐसे बना रहा हूं मैं इसको, देख ध्यान से। ऐसे फील करना एकदम जो मैं कहना चाह रहा हूं। तू ना इसको ऐसे समझ, इसको z एक्सिस ले ले, ऐसे समझ। तो इसको जैसे z एक्सिस लेगा तो देख ये सब 2m हो जाएंगे और ये सब mm हो जाएंगे। अब समझ, mm का ये कोऑर्डिनेट 4m और इनका ये कोऑर्डिनेट 8m सिमेट्रिक होगा और इन्हीं की लाइन ज्वाइनिंग पर z एक्सिस पर, अच्छा ये कोऑर्डिनेट तो a/2 वाली लाइन हो गई, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो a/2 हो गया। हाँ सर, देखना कोई गलती नहीं करे मास्टर। ओके अब सोच, यानी कि एक 4m और एक 8m, 4m और 8m मास a दूरी पर हो गया। तो सोचो सेंटर ऑफ मास से 4m से दूरी क्या हुई? 8m/12ma यानी कि 2a/3। ओ हो तो x/2 सॉरी a/2 2a/3। अरे हाँ सर, ये इतना लंबा करने की बजाय मेरे को तभी शक हो गया था सवाल पे, तब जब उन्होंने 8 कोऑर्डिनेट लिखाए थे। 8 कोऑर्डिनेट 3 बार लिखना, यानी कि 8 से 24 बार लिखना पड़ेगा। इसका मतलब सवाल में इतना लंबा ना करके कुछ तो ट्रिक लगाई होगी। इन्होंने बढ़िया सिमेट्री दे रखी है, देखो। पर क्या ये सारी बातें प्रैक्टिस से आती हैं? अरे किससे आती हैं? अरे बोलो भाई, किससे आती हैं? अरे प्रैक्टिस से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे हां ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। अच्छा सर, a/2 2a/3 अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, मजा आया सर,
बोलो क्लियर? अरे सोच लो, चलो समझ आया वो सवाल? एक और ऐसा ही देख, प्रैक्टिस कराता हूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। इसे बोलते हैं पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। इधर पार्टिकल ऑफ मास एम आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। कई लोग परेशान, सर हम कैसे पिरामिड बनाए? पहले पैरेललोग्राम बनाओ, ऐसे पैरेललोग्राम बनाना आता है? हाँ, फिर उस पर ऊपर एक पॉइंट ले लो और उसको चारों पॉइंट से जोड़ दो, स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा सुंदर। टेक्निक बता रहा हूं कैसे बनाते हैं स्क्वायर पिरामिड। कैसे बनाना है स्क्वायर पिरामिड? सबसे पहले क्या बनाओ? पैरेललोग्राम। तुम्हें आता है ना ये सब? जैसे क्यूब बनाना हो तो क्या करते हैं? पहले 2 स्क्वायर बनाओ, थोड़े थोड़े डिफरेंट पे, ठीक, ऐसे ऐसे जोड़ दो, क्या क्यूब बन गया। ऐसे पिरामिड बनाना हो तो एक चपटा सा, चपटा मतलब समझते हो, फ्लैट सा पैरेललोग्राम बनाओ, ऐसे ये बन गया। देखो, एक पॉइंट ऊपर ले लो, उसको चारों हिस्सों से जोड़ दो। You will get what? You will get square pyramid. You will get what? Square pyramid. शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, बन गया। खैर, तो मैंने ऐसे ही आपको नोट्स में बनाने के लिए बताया, इसलिए अपने को आना चाहिए। अच्छा, तुम लोग ऐसे सोचते थे कि मैं तो बना बनाया ले आता हूँ। भैया, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे तो सब खुद ही बनाना पड़ता है। ये मेरे ही नोट्स हैं जिनको पीपीटी में उतारा जा रहा है, वर्षों के अनुभव के साथ कि किस सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा तो आपको बात समझ आएगी। कोई ऊल जलूल शब्दों का प्रयोग नहीं करा जाएगा, यही तो अनुभव का फायदा है। खैर, आगे आ जाइए। इफ द पार्टिकल्स ऑफ मास एम आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ a square pyramid of side length a and height a as shown in the figure, find out the center of mass for the given system। अब ठीक है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो क्या आपको कोऑर्डिनेट लिखने आनी चाहिए? देखो, इसने स्क्वायर बेस की साइड भी दे रखी है, ए, बोलो क्लियर, एक्स वाई जेड दे रखा है, कोऑर्डिनेट लिखो। चलो इसे ओरिजिन मान लेते हैं, चलो यही मान लेते हैं। हालांकि इस वाले सवाल में अगर यहाँ ओरिजिन मान के करो तो और आसानी से आ जाता है। वैसे बताऊं वैसे कैसे करना है? अरे सोचो, बताऊं? अरे बताऊं? चलो देखो, मैं थोड़ा और अच्छा तरीका बताता हूँ इसका। ये स्क्वायर पिरामिड है, देखो इसको ऐसे मानो, समझना अच्छे से, देखना। एक्जेक्ट प्लेन है ना ये, कैसे भी ले लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। उसने तो ये बोला ना कि आपको सिस्टम का बताना है, तो आप ऐसे एक्स वाई ले लो, मैं थोड़ा और अच्छा तरीका बताता हूं, देख, ऐसे स्क्वायर बनाओ, बोलो क्लियर। इसे एक्स वाई प्लेन ले लो, तो जो टिप हुई वो जेड में हो गई। अच्छा, स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी? ए, सब जगह मास कितना है? एम। हमें स्क्वायर पिरामिड का सेंटर ऑफ मास ही तो निकालना है। अरे हाँ सर, तो ऐसे निकालने की जरूरत थोड़ी, मैं बढ़िया टेक्निक बताता हूं आपको। ओरिजिन सही जगह मान के, ओरिजिन है ना, उस स्क्वायर के बेस को, सेंटर को मान लो तो आसान होगा थोड़ा। अच्छा, अब सोच, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हुआ? ये हुआ a/√2, 0, 0, है ना। ये कोऑर्डिनेट हुआ 0, a/√2, 0, ये -a/√2, 0, 0। ये समझ में आ रहा है ना, a/√2 क्यों हुआ? ये a तो a/√2। ओके, ये कितना हुआ? 0, -a/√2, 0। ठीक, और जो फिफ्थ पार्टिकल है वो तो z एक्सिस पे आ गया, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? उसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, a। पहले तो क्या ये बात समझ आई? अरे सर, पांचों पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिख दिए फटाक से। अगर तो इस डायग्राम से लिखता तो थोड़ा टफ होता, क्या अपन ने फटाक से लिख दिए? अरे हाँ सर, लिख दिए। अब क्या था? XC, YC, ZC लिख दो। XC क्या है देख, ma/√2, इन्हें नंबर देता हूं मैं, 1, 2, 3, 4। 1 का ma/√2, 2 का 0, 3 का -ma/√2 अरे भाई बोलो, अरे भाई कितना भाई? 4m, 5m, क्योंकि पांचवें का भी क्या है? 0। ओहो सर, तो 0 आया। लॉजिकली सोच, अरे इन स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास तो 4m यही आ जाएगा। अरे हाँ सर,
अगर तू ध्यान से देख तो 4m यानी कि सेंटर ऑफ मास ध्यान से देखो तो ये 4m, हाँ 4m और यहां पे z एक्सिस पे लाई करेगा बस, तो ये 4m और ये m। अरे हाँ सर, तू ध्यान से देख तो z एक्सिस पे क्या कहानी नाच रही है, ओरिजिन पे 4m और m a दूरी पर। तो इस स्क्वायर के सेंटर से दूरी कितनी हो गई, सोच के देख, स्क्वायर के सेंटर से दूरी कितनी हो गई, देख ma बाई 5m यानी कि a बाई 5। ओके, यानी कि सेंटर से अगर आप ध्यान से सोचो तो पता है, अगर आप इसे ओरिजिन मानो, अब तो समझ गया होगा सेंटर ऑफ मास कहां है। अगर इस डायग्राम से चलूं जो मैंने बनाया है तो सोच कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ 0,0, a बाई 5। अरे हां सर, पर सोच जिसको आपने ओरिजिन माना है उसका इस ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो क्या है। अरे हां, बोलो a बाई 2, a बाई 2। अरे हाँ, तो देख इन्होंने आंसर ऐसे दे रखा होगा a बाई 2, a बाई 5, a बाई 2। दो कोऑर्डिनेट a बाई 2, a बाई 2 क्या है, सोच के देख, क्या स्क्वायर जो है वो xz प्लेन में है, तो xz में तो क्या सेंटर का कोऑर्डिनेट a बाई 2, a बाई 2 है। पर क्या ये टेक्निक से सवाल बहुत छोटा हो गया। अगर तू बहुत लॉजिकली सोचे तुझे डायरेक्ट समझ में आएगा कि भैया इन चारों का सेंटर 4m स्क्वायर के बेस पे। अरे हां सर, और क्या इससे ऊपर है तो इन स्क्वायर का टोटल सेंटर कहां गया, सेंटर पे कितना 4m। हां सर, और इससे a ऊपर कितना है m। ओके, तो a बाई 5 आ गया। ओहो, तो सेंटर से a बाई 5 ऊपर है। अगर अपन लॉजिकली चले तो हमें बात समझ में आ गई, सेंटर से a बाई 5 ऊपर है कौन, सेंटर ऑफ मास। यस और नो, ये कॉमन सेंस से समझ आ गया। लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं, बार बार पूरा लंबा नहीं करा रहा हूं कि 5-5 कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, दिमाग चलना चाहिए। ओहो, अब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं अगर इसे ओरिजिन मान ले तो। सोच, x कोऑर्डिनेट a बाई 2, z कोऑर्डिनेट a बाई 2, y कोऑर्डिनेट a बाई 5 ले भाई। हाँ, बोलो क्या समझ आया, और अगर नहीं समझ आया तो पूरे कोऑर्डिनेट लिख के कर ले जैसे तुझे अच्छा लगे। क्या मेरी बात क्लियर है। हाँ सर, तो मैंने स्मार्टली उसको कर दिया एक ही लाइन में। अब खुद सोचो, क्या ऐसे सवाल 1-2 की बहुत सारे हो सकते हैं, सर बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको करने आने चाहिए। 2-4 करा के मैंने आपको फील करा दी कि भाई ऐसा सवाल अगर आए तो आप लोग उस पर मेहनत कर सकते हो, आप लोग उस पर मेहनत कर सकते हो। हां सर, बात तो आपकी समझ आ गई, बात तो आपकी समझ आ गई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। क्या पिक्चर एकदम क्लियर है। हां सर, चलो आ जाओ तो फिर। अरे पक्का, अरे गारंटीड, यस सर, सॉर्टेड। चलो भाई। हो, अभी तक जो आपने पार्टिकल्स पढ़े वो क्या पॉइंट मासेस थे, क्या उनको अलग अलग जगह लगा रहे थे और क्या उनका फॉर्मूला निकाल रहे थे। अब कुछ कॉमन सेंस की बात करता हूं, जैसे मैं तो चलो एक बेसिक बात करता हूं पहले। मान लो सिमेट्रिक बॉडीज, सिमेट्रिक बॉडीज कैसे, जैसे एक रॉड ले लो, रॉड का मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब बिल्कुल बढ़िया स्ट्रेट रॉड। जैसे मान लो मैं स्केल बोल दूं आपको, स्केल बोल दूं आपको, ठीक है, इस स्केल को अगर बोल दूं आपको तो ध्यान समझना, इस स्केल को अगर अपन ध्यान देखो तो इस स्केल का अगर बिल्कुल सिमेट्रिक स्केल है, बढ़िया शानदार, तो बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तुम लॉजिकली बोल सकते हो सर बिल्कुल सेंटर पे, देख सेंटर पे रख दो तो टिक गया। हाँ टिक गया ना, हाँ सही जगह रखोगे तो टिक जाएगा। याद हो दिख सिखाया था, देख टिक गया। ओहो, इसलिए ऐसा होता है। देख सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सिमेट्रिक सेंटर पे। तो भाई अगर एक सिमेट्रिक सिस्टम्स है तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास लॉजिकली बोल सकते हैं बिल्कुल सीओएम पे। पर हाँ ये बात सही है, लॉजिकली बात समझ में आती है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्केल इधर से मोटा इधर से पतला, एक रॉड बिल्कुल यूनिफॉर्म है तो लॉजिकली। एक बिल्कुल बढ़िया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग ले लें तो सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास क्या यही होगा। ओके, पहली बात, हम हमारे सवालों को अब शिफ्ट कर रहे हैं। कहां से कहां शिफ्ट कर रहे हैं, समझे अच्छे से। हम शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट मास सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम्स पे। हम सेकंड वैरायटी ऑफ सवालों में कूद गए हैं जहां पर इंटीग्रेशन का रोल होगा अभी समय के साथ, पर वो बेसिक इंटीग्रेशन अपने को आना चाहिए। और आने वाले अब सेक्शन में कुछ फॉर्मेट ऐसी होंगी जो दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली फिजिक्स में उनको कई जगह यूज में लिया जाएगा। इसलिए घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपसे बोलूं, बिल्कुल रिंग है शानदार एकदम, तो ये आंसर आ गया।
अच्छा एक बात समझो, जैसे मान लो रॉड है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सही है। रिंग है जैसे ऐसे, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बिल्कुल यहां पे। डिस्क ले लूं तो बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्क सेंटर पे, सिमेट्रिक स्फीयर, हॉलो स्फीयर बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सिमेट्रिक सॉलिड स्फीयर फिर सेंटर पे। क्या स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर, शानदार स्क्वायर फिर सेंटर पे। क्या सिमेट्रिक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज का क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री ही सेंटर ऑफ मास होगा? फिर से ध्यान सुनना, और सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ मास ही सेम होगा, लॉजिकल है। पर कब? जब डिस्ट्रीब्यूटेड जो बॉडीज हैं वो यूनिफॉर्मली होंगी और सिमेट्रिक होंगी। रिंग, डिस्क, स्क्वायर, हां सर कॉमन सी चीजें। यह है हॉलो स्फीयर, यह है सॉलिड स्फीयर, यह है रिंग, यह है डिस्क, यह है स्क्वायर लैमिना, यह है रॉड। क्या इन सब सिमेट्रिक चीजों की जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या इन सब चीजों की याद कर सकते हो आप चाहो तो? बिल्कुल बेसिक सी चीज है। क्या इन बेसिक सिमेट्रिक चीजों की, क्या इनका सेंटर ऑफ सिमेट्री ही इनका सेंटर ऑफ मास होगा? हां सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट, बात सर समझ आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान समझना, कई बार बच्चे के मन में ऐसा होता है कि भाई कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम बोल के मैं डराना नहीं चाहता, फैला हुआ मास थोड़ा अच्छा लगेगा तो, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम हो रहे कोई नई चीज नहीं, फैला हुआ मास जैसे कि रिंग, डिस्क, स्क्वायर लैमिना, रॉड, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, फैला हुआ मास। क्या सेंटर ऑफ मास उस जगह ही होगा जहां पर मास होगा? इज इट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ मास शुड बी देयर वेयर मास इज प्रेजेंट? इन सब चीजों को सोच के बोलो, जो क्या जो मैंने बोला सही है गलत है। क्या सेंटर ऑफ मास वहीं होना जरूरी है जहां पर मास हो? नहीं, जहां पर रिंग का सेंटर ऑफ मास आया वहां पर रिंग का कोई मास थोड़ी था, रिंग तो बाहर है। हाँ, हॉलो स्फीयर का सेंटर मास बिल्कुल सेंटर पर है, पर जहां सेंटर है वहां थोड़ी मास है। हाँ, डिस्क में जहां मास है, क्या सेंटर पे मास है? हाँ है, वहां पे सेंटर ऑफ मास है। पर ऐसा जरूरी हो ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी हो ये कोई जरूरी नहीं है। ओके सर, बात आपकी समझ आई, बात आपकी समझ आई तो आगे बढ़ जाओ, ध्यान से सुनो। क्या ये उतार लिया तुमने? हाँ सर, आ जाओ। द सेंटर ऑफ मास मे बी लोकेटेड आउटसाइड द फिजिकल बॉडी। हाँ भाई, वही जो मैं अभी बोल रहा था कि क्या सेंटर ऑफ मास जहां हो वहां मास होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। यही ये बात लिखी हुई है। चलो भाई, If an object has uniform mass distribution and the geometry is symmetrical, then the center of mass lies at the center of symmetry। जो अभी बोला था उसको अंग्रेजी में लिख के बता दिया, तुम्हें उतारना हो तो उतार लो, और किस किस का लिखा था वो भी मैंने आपको बता दिया। हाँ सर, सिमेट्रिक बॉडीज के लिए कहानी हमें समझ आई। अच्छा, अब अगर सिमेट्रिक बॉडीज ना हो, जैसे आधी रिंग, आधी डिस्क, आधा होलो स्फीयर, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आएंगे। अब मैथ चालू होने वाली है आज और कल के लेक्चर में। ओके ठीक है, मतलब आज और कल के, मतलब आज का और अगले लेक्चर में, ठीक है भाई। हाँ समझ आ गया भाई, हमें आगे बढ़ जाओ अब। हो अब मैं ना एक चीज समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली आप पता है बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो जो स्टैंडर्ड चीजें पढ़ोगे ना वो क्या क्या होंगी समझो। रिंग, इनके साथ खेलोगे आप, रॉड, डिस्क, इनसे अब ना थोड़ा नाता जोड़ लो। हॉलो स्फीयर, ये स्टैंडर्ड चीजें होंगी। सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये सब कॉमन चीजें होंगी। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक, ये कॉमन चीजें होंगी तुम्हारी, इनको इमेजिन करो सबको, ठीक। जैसे रिंग, रॉड, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ट्रायंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट। हाँ सर, ये सर नॉर्मल नॉर्मल चीज़। देख छोटी छोटी बच्ची बताता हूँ तेरे को, वापस बताता हूँ, देख ध्यान से किन किन चीज़ों के साथ आप डील करोगे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। रिंग ऐसी होगी, डिस्क
भी ऐसी ही दिखेगी। ठीक, थोड़ा सा फील करके दिखाता हूँ तेरे को, एक मिनट रुक जा। हुई 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 हुई। ठीक, डिस्क में थोड़ा ऐसे बना लो ताकि लग जाए मास है। ठीक है, अपने रिंग, ये अपने रॉड तो ऊपर दिख ही रही है, ये रॉड। ऐसे अपना क्या होगा, डिस्क होलो स्फीयर, ऐसे 3D में दिखेगा तो ऐसे ही होलो स्फीयर HS, सॉलिड स्फीयर, इसको HS लिख लो, थोड़ा याद रहेगा। SS सिलेंडर, ओ हो, होलो सिलेंडर, ओ हो, सॉलिड सिलेंडर, ओ हो, सॉलिड में ऐसे बना लो। टिक 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 टिक, सॉलिड सिलेंडर, ओके सर। होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ट्राइंगुलर प्लेट, ओके सर। हाँ, ट्राइंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ओके, हाँ सर। ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें होंगी जो अपने को पढ़नी होंगी, जिनके बारे में बातें करनी होगी। सिर्फ यहां पे नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा तब ये चार्ज में डिवाइड हो जाएंगे, ग्रेविटेशन में भी होंगे, सब जगह होंगे। अब इन चीजों को पढ़ने के लिए इनमें कुछ कॉमन चीजें अपने को डिफाइन करनी पड़ती हैं, जिन्हें हम 3 बातों से डिफाइन करते हैं, समझें। लेम्डा, सिग्मा एंड रो। ये क्या है सर? मैं तीनों एक साथ डिफाइन कर रहा हूं, समझना। लेम्डा मतलब, समझें, लेम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी, मतलब केजी पर मीटर। मैंने बोला कि लेम्डा का मतलब केजी, मैंने बोला कि लेम्डा है 10 केजी पर मीटर, मतलब अगर 1 मीटर की लेंथ लोगे तो 10 केजी होगा। ओके, ऐसी एक चीज होती है जिसे बोलते हैं सिग्मा, एरियल मास डेंसिटी, केजी पर मीटर स्क्वायर। ऐसी एक चीज होती है रो, वॉल्यूम मास डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। स्टैंडर्ड नोटेशन है, ध्यान रखना। लेम्डा, सिग्मा, रो। सिग्मा का मतलब मैंने बोला कि 2 केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब अगर एरिया लोगे 1 मीटर स्क्वायर का तो उसमें मास होगा 2। ऐसे ही अगर रो मतलब केजी पर मीटर क्यूब, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम लोगे, 1D 2D 3D, अगर 3D में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लोगे तो जो मास होगा वो रो होगा। मतलब अगर मैंने डेंसिटी बोली रो 3 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 3 किलो है। जैसे अपन वाटर की डेंसिटी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं वाटर की डेंसिटी? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का, 1 मीटर का अगर क्यूब बना लूं तो उसकी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उसमें अगर पानी भर दो, 1 मीटर इतना होता है, कंफ्यूज मत होना, इतना होता है करीब करीब। अब सोचो इतना 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 बड़ी टंकी बन जाएगी शानदार, ऐसे नहीं होता 1000 लीटर की टंकी, हाँ वैसे टाइप। हाँ, तो उसमें 1000 केजी पानी आ जाएगा। ओ हो, क्या बात समझ आई? पहली बात, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, लेम्डा सिग्मा रो, लेम्डा सिग्मा रो, और ये कॉमन सी चीजें जो मैंने आपको भी लिख के बताई। ओके, अब खुद तू सोच किस चीज में क्या डिफाइन करना चाहिए। बोल रॉड में, बोल रॉड में, बोल रॉड में, रॉड में क्या डिफाइन करना चाहिए? लेम्डा सिग्मा रो, बोलो। अगर लेंथ वाइज बोल, क्या डिफाइन करना चाहिए? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोल दो। क्या डिफाइन करना चाहिए? बोलो सर। रॉड में डिफाइन करना चाहिए लेम्डा। हाँ, तो तेरे को ऐसा लिखना चाहिए, एम को लिखना चाहिए लेम्डा एल। कॉमन कॉमन रिलेशन लिखा रहा हूं, लेम्डा डिफाइन करना चाहिए लॉजिकली। सर लेंथ ही तो चल रही है। हाँ सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। तो एम और उस वेरिएबल में रिलेशन में लिखना सिखा दूंगा मैं आपको, ताकि आगे कहीं दिक्कत ना आए। हो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अभी बना दूंगा ट्रायंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, कंफ्यूज मत हो। पहले इनको बताता हूं। बोलो रिंग में, बोलो रिंग में,
अरे बोल दो रिंग में, अरे रिंग में क्या लेना चाहिए, लेमडा की सिग्मा, बोलो लेमडा की सिग्मा, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कई बार बच्चे, बोलो लेमडा की सिग्मा, अरे बोलो लेमडा की सिग्मा, अरे बोलो लेमडा की सिग्मा, लेमडा। अरे रिंग भी है तो लेंथ की तरह ही, फैला हुआ मास है कि एक लाइन जैसा मास है, लाइन जैसा, अगर लाइन जैसा मास है तो लेमडा लेंगे। ओके, अगर इसका टोटल मास m है तो क्या m को लिखा जाएगा लेमडा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी 2 पाई r, r इज द रेडियस। ओ हो, हाँ सर समझे भी सही, क्या क्या लेना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, क्रिस्टल क्लियर सर, मजा आया। अब बोल डिस्क में क्या लूं, इमेजिन कर डिस्क में, बोल डिस्क में क्या लूं, अरे बोल भाई, अरे बोल भाई डिस्क में क्या लूं, अरे तू बताएगा, बोल भाई डिस्क में क्या लूं, लेमडा सिग्मा की रो, बोलो लाइन जैसा मास है कि फैला हुआ मास है 2D में, 2D में फैला हुआ मास है सर, तो क्या लूं, लेमडा सिग्मा की रो, सिग्मा यानी कि सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर, अगर ये रेडियस r है तो सिग्मा, सॉरी टोटल मास निकालने के लिए क्या सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करना चाहिए, एरिया कितना, एरिया ऑफ डिस्क कितना, पाई r स्क्वायर। ये कॉमन सी चीजें सिखा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ सर सही सा लग रहा है। अब बोल हॉलो स्फीयर में, बोल हॉलो स्फीयर में, अरे बोल भाई हॉलो स्फीयर में, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। हॉलो स्फीयर में लेमडा सिग्मा की रो, बोलो लेमडा सिग्मा की रो, अरे बोलो लेमडा सिग्मा की रो। देखो मास हवा में अंदर नहीं है, मास सिर्फ सरफेस पर है, हाँ तो लेमडा तो हो ही नहीं सकता, पर एरिया बिखरा हुआ है, पर वॉल्यूम में अंदर नहीं है, यानी कि सिग्मा। ओके, तो फिर सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। हो सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, क्या होता है, नहीं याद है तो याद होना चाहिए, 4 पाई r स्क्वायर। ओके, फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं, तो m बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। हाँ सर अच्छा लग रहा है सर, अच्छा आ जाओ। सॉलिड स्फीयर बोलो, सॉलिड स्फीयर बोलो, सॉलिड स्फीयर बोलो, लेमडा सिग्मा की रो, समझ सकता है तू, बोल लेमडा सिग्मा की रो, अरे बोल दो, अरे बोल दो, अरे बोल दो, अरे बोल दो, अरे हाँ हाँ तो बोलो, बोलो बोलो क्या लेंगे, लेमडा सिग्मा की रो। सर रो क्यों, क्योंकि मास अंदर भी वॉल्यूम में है 3D में, तो डेंसिटी रो, kg पर मीटर क्यूब ऐसे डिफाइन करते हैं, तो मास m क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके भाई, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी तो मास आएगा। अच्छा बताओ अब सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, टोटल, टोटल वॉल्यूम क्या होती है, टोटल मास कितनी जगह पर है, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r क्यूब। ओके, बेसिक सी चीज जहां बच्चे गड़बड़ करते हैं वो सब सिखाता जा रहा हूं। रॉड, फिर इन सबके सेंटर मास आधा आधा करके निकालूंगा, वो अलग बात है। ओके, समझ आ रहा है सर। होलो सिलेंडर, मान लो ये R है, ये L है। होलो सिलेंडर, ध्यान सोच, सिग्मा सरफेस पे मास है, हाँ कहां मास है, सरफेस पे, यस सर सरफेस पे मास है, तो लेमडा सिग्मा रो में क्या मानेंगे, सिग्मा। और अगर नहीं याद है तो सुने, इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। ओ हो बोलो सॉलिड सिलेंडर, ये आर ये एल, बोलो सॉलिड सिलेंडर, अरे बोलना पड़ेगा, फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं, बात भी समझ आ रही है, बोलो सॉलिड सिलेंडर, अरे बोलो सॉलिड सिलेंडर। अच्छा बताओ, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये सेंटर ऑफ मास के लिए कि जनरल फिजिक्स के लिए, जनरल फिजिक्स के लिए, क्योंकि इनका साथ तो अपना छूटना ही नहीं है। अब जब लिटरेचर में पढ़ोगे ना
तो चार्ज आ जाएगा। 12th में सेम कहानी रिपीट होगी। और पता है केजी की जगह क्या आएगा? कूलम। बाकी कहानी सब सेम होगी। अरे हाँ, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे 12th में तो केजी की जगह क्या आ जाएगा? कूलम, क्योंकि जहां मास है वो वहां पे चार्ज की बात हो रही होगी। ओके, इसलिए ये आज आना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि जब 50% कॉन्सेप्ट होंगे खत्म दिखने में, तो 75% हो चुके होंगे रियलिटी में। क्या मेरी बात क्लियर? हाँ सर। तो भाई बताओ सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा? सर सॉलिड सिलेंडर के लिए होगा रो केजी पर मीटर क्यूब। तो रो इंटू व्हाट इज द मास के लिए क्या लिखें? व्हाट इज द मास ऑफ द सिलेंडर? एम इंटू रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एल। ओ हो लो भाई। और देख एक दो चीजें, दो तीन चीजें और होती हैं जो स्टैंडर्ड आप दिमाग में सेट कर सकते हो। देख करा देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं एकदम। ये उतार लिया क्या? अभी एक ट्रायंगुलर प्लेट थी, स्क्वायर प्लेट थी ना? एक और दो चीजें और करा दूंगा आपको जो थोड़ी स्टैंडर्ड होती है, ताकि फिजिक्स में ये सारी बातें आपको समझ में आए। लैम्डा सिग्मा रो कैसे कैसे लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, क्रिस्टल क्लियर। और फिर कह रहा हूं 12th में एज इट इज रिपीट होगा, चार्ज का नाम लेकर। ओ हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी रिपीट होगा। ये कहां आएगा? रोटेशनल में। अच्छा, सब जगह जरूरत पड़ने वाली है आगे कई चैप्टरों में, इसलिए आज सीख लो अच्छे से लैम्डा सिग्मा रो, और जनरल चीजों के लिए कैसे लिखते हैं वो सीखो। ओके ठीक सर, ये समझ आ गया। देख एक और देख, ये ऊपर वाली चीज रब कर दूंगे, थोड़ा यहां पे बनाता हूं, क्लैरिटी आ जाएगी ना। इसे रब कर देता हूं, थोड़ा ऊपर बनाता हूं ताकि एक ही जगह तुम्हें सब दिखाई देने लगे। ठीक है, देखो, अरे देख ट्रायंगुलर प्लेट ये ऐसे टिक 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 टिक, ट्रायंगुलर प्लेट। बताओ क्या लेंगे? बताओ क्या लेंगे? बताओ क्या लेंगे? सर सिग्मा। अगर आप देखो तो इसे ए मान लो और इसे एच मान लो, तो आपको एरिया आता है। तो मास लिखेंगे हाफ सिग्मा इंटू एरिया। एरिया इज हाफ बेस ए एच, या बी ले लो ना, अच्छा लगेगा थोड़ा। बी, ये भी बी। हो सर, फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं और फिजिक्स की चीजें भी याद रख रहे हैं। हाफ बी एच सिग्मा। ओ हो ट्राइंगुलर प्लेट। ओके, और सोच स्क्वायर प्लेट तो बहुत आसान, शर्म आ गई। टक टक टक, स्क्वायर प्लेट सिग्मा ही होगा सर, बिल्कुल सही सिग्मा होगा। अगर इसकी साइड ए है तो इसका टोटल मास क्या सिग्मा इंटू ए स्क्वायर होगा? हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे हाँ सर, अरे सोच लो, अरे सोच लो। यस सर, गॉट योर पॉइंट। और सुन, बताओ और ध्यान से सुन। अरे बताऊं, अरे बताऊं? हाँ सर, एक और चीज सोच, हॉलो कोन। और एक और चीज, सॉलिड कोन। हॉलो कोन और सॉलिड कोन। ओके, हॉलो कोन और सॉलिड कोन। अब क्या करें? ध्यान से देखो, इधर सुन ध्यान से। ये आर, ये हॉलो कोन में बताओ क्या मानेंगे? क्या मानेंगे बोलो? हॉलो कोन में क्या मानेंगे बोलो? आर, ये भी आर। हॉलो कोन का सरफेस एरिया अलग स्टैंडर्ड नहीं होता, तो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा तुमको, बट फिर भी सुने। हॉलो कोन और सॉलिड कोन, हॉलो कोन में क्या मानेंगे सर? सिग्मा केजी। सोच के देखो, हॉलो अगर कोन है, हॉलो अगर कोन है, टिचिक उसे रखे से पिचका लो ना तो क्या बन जाएगा ऐसे हॉलो कोन? डिस्क। बिल्कुल सही सर, बोलो क्लियर। खैर वो तो छोड़ो, उसको इस चीज से शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। अभी तो इतना समझो, क्या इसमें सिग्मा लेंगे? हाँ सर। सॉलिड कोन में रो लेंगे। इसका मास m अगर है, सॉलिड कोन का तुम्हें वॉल्यूम आता है? हाँ, रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
बोलो क्लियर। हॉलो कोन का स्टैंडर्ड एरिया नहीं है, पाई आर एल होता है वैसे, एल इज स्लाइंट हाइट, पर मैं उसको ज्यादा लिखाना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं लिखा रहा हूं। बाकी उसका हॉलो कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल इज स्लाइंट हाइट। बोलो क्लियर। हाँ सर, इस बात को ध्यान से देखो, रट, ये क्या जनरल फिजिक्स के लिए है? हाँ सर, ये जनरल फिजिक्स के लिए बातें हो रही है, इसलिए अगर ये याद हो जाए सब कब क्या लेते हैं तो आपको आने वाली फिजिक्स में बहुत आसानी होगी। तो पिछले 10-15 मिनट क्या मैं सिर्फ सेंटर मास के लिए बता रहा था? नहीं, ये तो सेंटर मास के लिए तो बहुत आसान सिस्टम से है ना। तू देख, इनमें से कहीं में सेंटर मास तो बता ही सकता है डायरेक्ट, क्या रिंग का सेंटर पे होगा, डिस्क का भी सेंटर पे होगा, क्या हॉलो स्फीयर का भी सेंटर पे होगा, क्या रॉड का सेंटर पे होगा, क्या सॉलिड स्फीयर का भी सेंटर पे होगा, क्या हॉलो सेंटर का भी बिल्कुल सेंटर पे होगा, क्या सॉलिड सेंटर का भी सेंटर ऑफ मास पे होगा। ट्रायंगुलर प्लेट का डायरेक्ट नहीं बता सकता, सिखाऊंगा। क्या स्क्वायर प्लेट का सेंटर पे होगा? हाँ। हॉलो कोन का भी डायरेक्ट नहीं बता सकता, हॉलो सॉलिड कोन का भी डायरेक्ट नहीं बता सकता, निकलवाऊंगा। जो बच गए ना उनको निकलवाऊंगा। कौन कौन बचे देख, और इनमें भी आधी आधी निकलवाऊंगा, आधी रिंग, आधी डिस्क, आधा हॉलो स्फीयर, आधा सॉलिड स्फीयर। हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल क्लियर है। बोलो क्या मेरी बात यहां तक समझ आई है? जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, इसलिए ये स्लाइड जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, इस कहानी के आगे अब, हालांकि मैं सोच रहा था आज इंटीग्रेशन आ जाएगा, पढ़ नहीं आया। अब अगला लेक्चर इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन होगा। सब ये जो मैंने आपको निकालना सिखाया ना, ये सब निकालने के लिए आधी रिंग, आधी डिस्क, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ट्रायंगुलर प्लेट, ये वो, पर वो सीखेंगे एक बार जरूर, ताकि आपको बात मेरी अच्छे से समझ आए। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या ये जो मैंने लिखा याद रहेगा ऐसे? ये थोड़ा सा रटने वाली चीज है, पर याद होनी चाहिए, आगे फिजिक्स में बहुत काम आएगी। ओके चलो भाई, तो फिर अगले टर्न पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टेक केयर।